नमस्कार, आप देख रहे हैं IBN 7। बिहार में तीसरे चरण का चुनाव आज जारी है। वोटिंग इस वक्त चल रही है। तीसरे चरण में 6 जिलों की 50 सीटों पर मतदान इस वक्त चल रहा है। इस चरण में पटना, सारण, नालंदा, वैशाली, बक्सर और भोजपुर जिलों की 50 सीटों पर मतदान होना है। इस बार 808 उम्मीदवारों में 71 महिलाएं शामिल हैं। तीसरे चरण में 1,45,00,000 मतदाता अपने मताधिकार का इस्तेमाल करेंगे। कुल 14,170 मतदान केंद्रों में 6,747 मतदान केंद्रों को संवेदनशील घोषित किया गया है। इसके अलावा 1,909 मतदान केंद्रों में जो हालात हैं वो काफी सुरक्षा के तगड़े इंतजाम वहां किए गए हैं, क्योंकि वो नक्सल प्रभावित इलाके हैं। शांतिपूर्ण मतदान के लिए राज्य पुलिस बल के अलावा केंद्रीय सुरक्षा बलों की 1,160 टुकड़ियों को तैनात किया गया है। आम इलाकों में 50 घुड़सवार सुरक्षा बल और दियारा इलाकों में 47 मोटर बोट तैनात की गई हैं। सभी 50 विधानसभा सीटों पर मतदान सुबह 7 बजे से शुरू हो चुका है। तीसरे चरण में निष्पक्ष चुनाव के लिए 5 हेलीकॉप्टरों और मानव रहित विमानों का भी इस्तेमाल किया जा रहा है। आइए अब आपको बताते हैं कि तीसरे चरण में किन किन दिग्गजों की किस्मत दांव पर लगी हुई है। इस चरण में आरजेडी अध्यक्ष लालू प्रसाद यादव के दोनों बेटे यानी तेज प्रताप और तेजस्वी अपना भाग्य आजमा रहे हैं। वैशाली जिले के महुआ सीट से लालू के बड़े बेटे तेज प्रताप और राघोपुर सीट से छोटे बेटे तेजस्वी चुनाव लड़ रहे हैं। इसके अलावा मुख्यमंत्री नीतीश कुमार के गृह जिले नालंदा की सभी 7 विधानसभा सीटों पर मतदान होना है। इस चरण में अपना भाग्य आजमाने वाले चर्चित नेताओं में पटना साहिब से बीजेपी के नेता नंद किशोर यादव, फुलवारी से जेडीयू नेता और नीतीश कैबिनेट में मंत्री श्याम रजक, नालंदा सीट से कैबिनेट मंत्री श्रवण कुमार ताल ठोक रहे हैं। इसके अलावा पटना के कुम्हरार से बीजेपी के मुख्य सचेतक अरुण कुमार सिन्हा चुनाव लड़ रहे हैं। पटना के राजेंद्र नगर से हमारे संवाददाता उत्कर्ष ने अभी थोड़ी देर पहले ये रिपोर्ट भेजी है। बिहार विधानसभा चुनावों के तीसरे चरण के लिए मतदान शुरू हो चुका है। राज्य की 50 विधानसभा सीटों पर आज मतदान किया जा रहा है। मैं पटना में मौजूद हूं, जहां मतदान शुरू हो गया है और आप पीछे देख सकते हैं कि सुबह सुबह ही लोगों की यहां कतारें लगी हुई हैं। लोग मतदान करने के लिए आ रहे हैं और मतदान केंद्रों पर लोगों की भारी भीड़ है, जिसके जरिए वो अपने आज मत का, वोट का प्रयोग कर रहे हैं। और कई बड़े दिग्गजों की, कई बड़े प्रत्याशियों की किस्मत वो ईवीएम मशीन में बंद करने जा रहे हैं। ये सुबह के दृश्य हैं जो मेरे पीछे दिखाई दे रहे हैं और आप देख सकते हैं कि सुबह सुबह ही यहाँ लोगों की कतारें लग चुकी हैं, जो कि यहाँ वोट देने के लिए आए हैं। और जैसे जैसे मतदान की प्रक्रिया तेज होगी, जैसे जैसे दिन आगे बढ़ेगा, लोग इसी तरीके से सामने आते जाएंगे, मतदान करते जाएंगे। इसके अलावा मतदान को देखते हुए यहाँ सुरक्षा के इंतजाम किए गए हैं, सुरक्षाकर्मी लगाए गए हैं जो लगातार इस स्थिति को, व्यवस्था को बनाए रखे हुए हैं और सुरक्षा पुरजोर तरीके से की जा रही है। और प्रशासन की कोशिश है, निर्वाचन आयोग की कोशिश है कि तीसरे दौर का ये मतदान पटना समेत पूरे राज्य की 50 विधानसभा सीटों पर शांतिपूर्ण तरीके से संपन्न कराया जा सके। कैमरा पर्सन निजाम अंसारी के साथ उत्कर्ष चतुर्वेदी, पटना, IBN 7। आज बिहार में तीसरे चरण का मतदान शुरू हो गया है और 50 विधानसभा सीटों पे आज मतदान हो रहा है। मतदान की प्रक्रिया शुरू हो गई है और जिसमें 50 विधानसभा सीटों पे उम्मीदवारों की किस्मत का फैसला होगा। आज जो इलाके हैं जहां पर चुनाव हो रहा है वो इलाके जो हैं पटना और उसके आसपास का इलाका है, छपरा, सारण का इलाका है और नालंदा जो कि नीतीश कुमार के गढ़ के रूप में जाना जाता है, वहां पे आज मतदान है। और ये जो पूरा का पूरा इलाका है, चाहे वो नालंदा का इलाका हो या छपरा का इलाका हो, यहाँ पे नीतीश कुमार और लालू प्रसाद यादव के दबदबे का इलाका है। सुबह का समय है और मॉर्निंग वॉकर्स को देखिए आप, सुबह कतार में लग गए हैं लोग अपने वोटर आईडी कार्ड के साथ और मतदान की प्रक्रिया शुरू हो गई है। लेकिन आज जो सबकी निगाहें लगी होंगी वो निगाहें लगी होंगी लालू प्रसाद यादव के बेटे तेजस्वी जहां से लड़ रहे हैं राघोपुर। वो विधानसभा क्षेत्र जो है वहां पे खासी दिलचस्पी है सबकी, क्योंकि वहां पे लालू प्रसाद यादव के दोनों बेटे जो हैं
आज एक तरह से राजनीति में कदम रख रहे हैं और उनकी किस्मत का फैसला आज होगा। यही कारण है कि चाहे वो मीडिया हो, चाहे लोग हों, उन सब की दिलचस्पी राघोपुर में बनी हुई है। और हमने देखा पिछले कुछ दिनों में लगातार लालू प्रसाद यादव और राबड़ी देवी लगातार उस क्षेत्र में कैंपेन कर रहे थे और लालू प्रसाद यादव ने एक तरह से अपना पूरा दमखम, पूरा जोर लगा दिया है राघोपुर में, जहां से तेजस्वी और बड़े बेटे महुआ में तेज प्रताप जहां से लड़ रहे हैं, वहां पे पूरे लालू प्रसाद यादव के परिवार ने जोर लगाया हुआ है। इसलिए आज सबकी निगाहें जो हैं इन दो विधानसभा सीटों पे रहेगी। लेकिन आज जो इलाके हैं जहां पे चुनाव हो रहे हैं वो इलाके लगभग अर्बन इलाके हैं, चाहे वो पटना का इलाका हो, चाहे वो नालंदा और छपरा का इलाका हो। तो अर्बन इलाकों में ट्रेडिशनली देखा जाता है कि बीजेपी जो है, एनडीए है, उसे बढ़त रहती है। लेकिन नालंदा का जो इलाका है, या नीतीश कुमार के गढ़ के रूप में जाना जाता है, और छपरा जो है वहां पर लालू प्रसाद यादव का खासा दबदबा माना जाता है। तो कुल मिला के जो 50 विधानसभा क्षेत्र हैं वहां पर मुकाबला जो है वो कांटे की टक्कर होगी। और ये जो विधानसभा क्षेत्र है इसमें पटना और आसपास के इलाके में किसका दबदबा रहेगा, चाहे वो एनडीए का खेमा हो या महागठबंधन का, ये चुनाव के नतीजों के बाद साफ होगा। पटना से प्रभाकर कुमार, IBN 7। हमारे साथ कुछ खास मेहमान भी बहुत जल्द जुड़ने वाले हैं और हमारे रिपोर्टर्स भी बिहार के अलग अलग इलाकों से आपके साथ होंगे। लेकिन इस वक्त ये देखिए, हम आपको वोटिंग के 4 अलग अलग तस्वीरें दिखा रहे हैं और ये राघोपुर में आप देख रहे हैं जहां से तेजस्वी चुनाव लड़ रहे हैं, लालू प्रसाद यादव के छोटे बेटे। और पटना साहिब से नंदकिशोर यादव, बीजेपी के पूर्व मंत्री, वो आज अपनी किस्मत आजमा रहे हैं। तरारी से अखिलेश प्रसाद सिंह, कांग्रेस के पूर्व केंद्रीय मंत्री रह चुके हैं। मोकामा से अनंत सिंह, जो एक बाहुबली नेता के रूप में जाने जाते हैं। मोकामा से नीरज कुमार, जेडीयू के प्रवक्ता हैं। दीघा से राजीव रंजन प्रसाद, जिनको आप टेलीविजन पर देखते रहते हैं, जेडीयू के प्रवक्ता, वो भी आज चुनाव लड़ रहे हैं। महुआ से तेज प्रताप यादव, लालू प्रसाद यादव के बड़े बेटे। भी काफी अच्छा जाएगा और निश्चित रूप से हम लोग निश्चिंत हैं और यहाँ महागठबंधन की सरकार बनेगी, पक्का बनेगी। आप और आपके भाई दोनों का आज मतदान है, दोनों के लिए आज मतदान है। जाहिर है लालू यादव और राबड़ी देवी दोनों लगातार पल पल की स्थितियों पर नजर रख रहे होंगे। क्या है माहौल घर का? देखिए, अभी घर पे अभी सब लोग अभी उठेंगे, सब लोग पोल करने के लिए जाएंगे, सब लोग तैयार वगैरह हो रहे हैं। और जहाँ तक बात है तो हम लोग सिर्फ अपने ही 2 सीट के लिए नहीं, सारे सीटों पर लालू जी और सब लोगों ने नजर बना करके रखा है और कोशिश है कि महागठबंधन के प्रत्याशी को जिताया जाए। जिस तरीके से लगातार प्रधानमंत्री ने भी हमले किए हैं आप दोनों भाइयों पर भी उन्होंने कहा है, आपकी बहन पर भी कहा है, किस तरीके से? देखिए, हमने शुरू में भी बोला, अब वो बड़े हैं, उम्र में भी बड़े हैं, जो कहना चाहें वो कह लें, मगर बिहार की स्थिति को देख करके वो बौखलाहट में है और जिस हिसाब से परिस्थितियां बदली हैं उनके रूप में नहीं चल रही हैं, तो इस हिसाब से वो बयानबाजी कर रहे हैं। लेकिन जिस हिसाब का जो उन्होंने कहा कि सेट करने में लगे हुए हैं, तो मैंने आपको पता होगा कि परिवारवाद का जो लिस्ट बीजेपी और बीजेपी के अलायंसों का जो लिस्ट जो जारी किया था, जो बीजेपी के नेताओं के बच्चे थे, उनको किसने सेट करने का काम किया, ये प्रधानमंत्री जी को बताना चाहिए। सेट करने की बात ही तो बाप बेटी का गाली दे करके क्यों वहां सरकार बनाने का काम किया कश्मीर में, शिवसेना के साथ क्यों है, आपका अकाली दल के साथ क्यों है, उनकी भी बहू को आपने क्यों मंत्री बना करके सेट करने का काम किया। तो ये सारे जवाब जो हैं उनको भी देने का काम करना चाहिए। हालांकि कोई लड़ाई यहाँ बची नहीं है और जिस हिसाब से बीजेपी में खुद अंदरूनी जो लड़ाई चल रही है, ये प्रधानमंत्री जी का भविष्य खतरे में उनको नजर आ रहा है, इसलिए वो अपने नीचे स्तर पर आकर के इस तरह की बयानबाजी करने का काम कर रहा है। तो आप लोगों को पूरी उम्मीद? इस वक्त तो हमारे संवाददाता प्रभाकर सिंह पटना से हमारे साथ जुड़ चुके हैं और फर्स्ट पोस्ट के एडिटर अजय सिंह भी हमारे साथ यहाँ जुड़ चुके हैं। राकेश सिन्हा जी इस वक्त हमारे साथ जुड़ चुके हैं, आरएसएस विचारक, और अब हमारे स्क्रीन पर आपको नजर आ रहे होंगे। राकेश जी नमस्कार। आज आपको बीजेपी गठबंधन के लिए कैसा लग रहा है, कितनी मजबूत स्थिति आप देखते हैं इस बार तीसरे चरण के चुनाव में? देखिए, मुझे लगता है बिहार में एक कंसिस्टेंसी है और वो कंसिस्टेंसी
नरेंद्र मोदी की लोकप्रियता और बीजेपी के संगठन के काम का है। दो बातें जो सामने आ रही हैं, पहली बात तो यह रही कि गठबंधन की बौखलाहट आ रही है और बौखलाहट इस स्तर पर आ गई रही है कि अब उनके पास मुद्दा नहीं है तो संघ के सरसंघ चालक श्री द्वितीय सरसंघ चालक श्री गोलवलकर जी के पुस्तक को निकालकर लालू यादव प्रेस कॉन्फ्रेंस में ला रहे हैं। वास्तव में दो बातें बिहार में को प्रभावित किया है जो कि गठबंधन का आधार को समाप्त कर रहा है। एक बात तो यह कि लालू यादव से मित्रता जो नीतीश कुमार ने की है, वो नीतीश कुमार की जो अपनी वोट बैंक थी, जो अपनी लोकप्रियता है, उनकी लोकप्रियता रही है, उस पर सेंध लग गया है। दूसरी बात, लालू यादव ने जो अपने परिवार का महिमा मंडन किया है, यह जो ओबीसी में पिछले 10 साल में एक नया वर्ग उभरा है, जो एस्पिरेंट वर्ग है, जो पढ़ा लिखा वर्ग है, जो ग्लोबलाइजेशन से जुड़ा हुआ वर्ग है, उसने लालू यादव की इस राजनीति को, परिवारवाद को अस्वीकृत किया है। इसीलिए ओबीसी का जो कंसोलिडेशन हम देख रहे हैं बाहर से, वह कंसोलिडेशन अंदर से नहीं है। तीसरी बात जो बिहार पर लागू होती है कि बिहार में एक एस्पिरेशन डेवलप किया है 10 साल में, उसमें नीतीश कुमार का भी योगदान है, भारतीय जनता पार्टी के गठबंधन की सरकार का भी योगदान है। वो एस्पिरेशन ग्लोबल लेवल का एस्पिरेशन है। बाहर के इन्वेस्टर्स बिहार लौट रहे हैं, बिहार के लोग स्वयं बिहार में आकर बिजनेस करना चाहते हैं। उनको एक डर सता रहा, वो डर सच है, गलत है, मिथ है, ये मैं नहीं जानता। ये डर सता रहा है कि यदि लालू यादव आ गए तो बिहार पुनः 2005 से पूर्व की स्थिति में लौट जाएगा। राकेश जी हमारे साथ ही रहे। प्रभाकर सिंह इस वक्त हमारे साथ लाइव है। प्रभाकर ये बताएं कि इस बार का जो चुनाव है तीसरे चरण का, ये कितना महत्वपूर्ण है बीजेपी के लिए और साथ ही साथ महागठबंधन के लिए? इससे पहले कि मैं आपके सवाल पे आऊं, मैं आपको दिखाऊं कि सुशील मोदी हमारे पीछे अभी जस्ट पहुंचे हैं। सुशील मोदी जो कि यहां पर कद्दावर नेता हैं बीजेपी के, और वो वोट डालने आए हैं अपनी पत्नी के साथ, अपने बेटों के साथ। और ये आप मीडिया को जो हजूम देख रहे हैं, उसके पीछे सुशील मोदी कहीं छुपे हुए हैं, अभी वो कतार में खड़े हैं। जी, अभी हम लाइव विजुअल्स देख रहे हैं, वो अंदर पहुंच चुके हैं और आपके पास से गुजर के अब वो अंदर पहुंच चुके हैं अपना वोट डालने के लिए। जी बताएं प्रभाकर जी। और ये जो तीसरे चरण का चुनाव है, इसमें जो सबकी निगाहें लगी हुई हैं वो लालू प्रसाद यादव के दो बेटों पे लगी हुई हैं, एक महुआ से और एक राघोपुर से, क्योंकि एक तरह से उनका डेब्यू है बिहार के पॉलिटिक्स में, और दोनों बेटे जो हैं पहली बार चुनाव में उतरे हैं। प्रभाकर ये बताएं, चुनावी गणित के हिसाब से कितना महत्वपूर्ण है जो स्ट्रैटेजी है महागठबंधन की और बीजेपी के गठबंधन की, उसकी दृष्टि से कितना महत्वपूर्ण है? और जो कास्ट ब्रेकअप, उसकी बात करनी तो नहीं चाहिए, लेकिन एक सच्चाई है बिहार की, वो क्या है इस बार? देखिए, 50 सीटों पे आज चुनाव हो रहा है, और जब आप दोनों खेमों से बात करेंगे तो दोनों खेमों के अपने अपने दावे हैं। लेकिन इसमें जो आज मार्क करने वाली बात यह है कि आज नालंदा में चुनाव हो रहा है और आज सारण में चुनाव हो रहा है। नालंदा नीतीश कुमार का गृह जिला है और सारण जो है वो लालू प्रसाद यादव का गढ़ माना जाता है। लालू प्रसाद यादव की राजनीति की शुरुआत वहीं से हुई है। तो ये दो जिले जो हैं जहाँ पे नीतीश कुमार और लालू प्रसाद यादव का खासा दबदबा है, यहाँ पे उनके ऊपर एक तरह से दबाव है कि अपने सीटों को न केवल रिटेन करें बल्कि उसमें ऐड करें, नंबर्स ऐड करें। और यहाँ पे अगर उन्हें कोई क्षति होती है तो एक परसेप्शन की हानि होगी, चाहे वो नीतीश कुमार हो और लालू प्रसाद यादव हो। और यही कारण है कि नीतीश कुमार ने नालंदा में काफी समय दिया है, लालू प्रसाद यादव ने छपरा में समय दिया है, जो सारण जिसे हम बोलते हैं। और वो प्रभाकर हमारे साथ हैं, अजय सिंह जी भी फर्स्ट पोस्ट के एडिटर हमारे साथ यहाँ पर हैं, राकेश सिन्हा जी हमारे साथ हैं। Both the NDA and the leaders from the Grand Alliance speaking only about reservation, the backward classes, the Dalit vote bank. Because they have raised that issue. It was for the first time that Lalu Yadav, Nitish Kumar and Sonia Gandhi, they have raised this issue of reservation. And they tried to mislead the people of Bihar. So naturally, we have to come out with clarifications and to tell the people about our stand on reservation. Even the Prime Minister is using the caste card in his speech. नहीं, देखिए, कास्ट कार्ड नहीं है। प्रधानमंत्री किस गरीब परिवार से आते हैं, किस पृष्ठभूमि से आते हैं, ये लोगों को बताने की जरूरत है। क्योंकि आज तक जो प्रधानमंत्री बने अधिकांश वो बड़े घर से, बड़े खानदान से, और जिसको कहते हैं कि मुंह में चांदी की चम्मच लेकर पैदा होने वाले लोग थे। एक चाय बेचने वाले का बेटा भी प्रधानमंत्री बन सकता है, एक बर्तन मांजने वाले का बेटा भी बन सकता है, एक पिछड़े समाज से आने वाला भी प्रधानमंत्री बन सकता है। तो यह एक मैसेज देने के लिए कि अगर गरीब और पिछड़े वर्ग का आदमी भी अगर मेहनत करे तो वह पीएम की कुर्सी तक पहुंच सकता है। तो ये तो एम्पावरमेंट है, ये उन लोगों को ताकत देने की बात है जिनको ये लगता है कि हम तो केवल चपरासी बनेंगे, हम तो एक क्लर्क बन सकते हैं, उससे ज़्यादा नहीं बन सकते हैं।
तो उन वर्गों के भीतर एक उत्साह पैदा करने के लिए कि इस वर्ग से आने वाला व्यक्ति भी देश का प्रधानमंत्री बन सकता है। आपके दो बड़े नेता शत्रुघ्न सिन्हा हैं, आरके सिंह हैं, वो वोट डालने भी नहीं आ रहे हैं, आज से नाराज हैं, इतने जा रहे हैं बीजेपी। इसका जवाब तो उनको देना है, मैं इसका जवाब कैसे दे सकता हूँ? that वो means कि पढ़े लिखे लोग हैं, क्या करना चाहिए मुझसे ज्यादा जानते हैं, मुझसे ज्यादा सीनियर, ज्यादा वरिष्ठ नेता हैं, तो उनका अधिकार है, वो इस्तेमाल कर रहे हैं कि नहीं कर रहे हैं, इसका जवाब वही दे सकते हैं। तो क्या इसका मतलब है कि आज देश पॉलिटिक्स देखिए, जो प्रथम और द्वितीय चरण था उसमें हम 2/3 के बहुमत से हमारा लीड है, और ये तीसरे चरण में मेरा विश्वास है कि ये 3/4 की बहुमत तक जाएगा, और हर हालत में बिहार में सरकार बनाएंगे। ममता जी आ जाएं, अरविंद केजरीवाल आ जाएं, कोई अपील करे, इनकी अपील का कोई असर नहीं पड़ने वाला है। लोगों ने परिवर्तन का, बदलाव का मन बना लिया है, और लोग एक मौका ऐसी सरकार को बिहार में बनाना चाहते हैं जो नरेंद्र मोदी से सहयोग कर बिहार का विकास कर सके। लालू यादव को दोनों बेटे तो आपने सुशील मोदी को अभी अभी सुना, और उनसे सीधा सीधा सवाल ये भी पूछा गया कि क्यों आप ही के पार्टी के नेता वोट डालने तक नहीं आ रहे। कैंपेनिंग की बात छोड़िए, यहां पर हमारे साथ खास मेहमान अभी जुड़े हुए हैं, अजय सिंह जी। सीधे सीधे अभी सवाल ये उठता है कि ये तीसरा फेज महागठबंधन के लिए और बीजेपी के लिए, क्या अब आर पार की लड़ाई बिल्कुल करीब आ गई है? अब लगभग स्पष्ट हो जाएगा कि यहां तक जो संभाल नहीं पाया वो शायद आगे भी चुनाव संभाल ना पाए। देखिए, थर्ड फेज का एक अपना इम्पोर्टेंस है, जैसा आपने खुद कहा कि दोनों साइड हैं उसका वो स्ट्रांग होल्ड एरिया है, और दूसरा ये है कि इस फेज में ये टोन सेट हो जाएगा कि आने वाले टाइम में बैकवर्ड कंसोलिडेशन हो रहा है या धर्म के नाम पे हो रहा है, ये भी दिखाई देगा। क्योंकि हमें जहाँ तक इंफॉर्मेशन है उसके हिसाब से स्टेट के कई पार्ट्स में रॉयट्स की स्थिति भी हुई है, यानी स्पोरेडिक है, वो कोई ऐसा नहीं है जिसको हम ये कहें कि बहुत उस तरह का रॉयट है, लेकिन इस तरह की जो स्थितियाँ होती हैं वो धर्म के आधार पे भी इन्फ्लुएंस होता है, तो वो देखना होगा कैसे होता है आने वाले टाइम में। ठीक है अजय सिंह जी, और साथ ही साथ डॉक्टर राकेश सिन्हा, आपके पास हम आगे भी आते रहेंगे। 9 बजे लाइव वापस लौटेंगे। नमस्कार, आप देख रहे हैं IBN 7। बिहार में तीसरे चरण के लिए मतदान आज सुबह 7 बजे से जारी है। इस चरण में पटना, सारण, नालंदा, वैशाली, बक्सर और भोजपुर जिलों की 50 सीटों पर मतदान हो रहा है। इस चरण में 808 उम्मीदवारों के साथ 71 महिला उम्मीदवारों की किस्मत ईवीएम में कैद हो रही है। तीसरे चरण में तकरीबन 1,45,00,000 मतदाता अपने मताधिकार का इस्तेमाल कर सकते हैं। कुल 14,170 मतदान केंद्रों में तकरीबन 6,500 मतदान केंद्रों को संवेदनशील घोषित किया गया है। इसके अलावा 1,909 मतदान केंद्र नक्सल प्रभावित घोषित किए गए हैं। शांतिपूर्ण मतदान के लिए राज्य पुलिस बल के अलावा केंद्रीय सुरक्षा बलों की 1,160 टुकड़ियों को भी तैनात किया गया है। आम इलाकों में 50 घुड़सवार सुरक्षा बल और दियारा इलाकों में 47 मोटर बोट तैनात की गई हैं। तीसरे चरण में निष्पक्ष चुनाव के लिए 5 हेलीकॉप्टर और मानव रहित विमानों का भी इस्तेमाल किया जा रहा है। आज सुबह सुबह बीजेपी के नेता सुशील मोदी वोट देने पहुंचे और उसके बाद उन्होंने कहा बिहार परिवर्तन के मूड में है। जो प्रथम और द्वितीय चरण था उसमें हम 2/3 की बहुमत से हमारा लीड है, और ये तीसरे चरण में मेरा विश्वास है कि ये 3/4 की बहुमत तक जाएगा, और हर हालत में बिहार में सरकार बनाएंगे। ममता जी आ जाएं, अरविंद केजरीवाल आ जाएं, कोई अपील करें, इनकी अपील का कोई असर नहीं पड़ने वाला है। लोगों ने परिवर्तन का, बदलाव का मन बना लिया है, और लोग एक मौका ऐसी सरकार को बिहार में बनाना चाहते हैं जो नरेंद्र मोदी से सहयोग कर बिहार का विकास कर सके। दूसरी तरफ आरजेडी के नेता तेजस्वी यादव ने भरोसा जताया है कि बाकी 2 चरणों की तरह तीसरे चरण में भी महागठबंधन क्लीन स्वीप करेगा। महागठबंधन का जिस हिसाब से 2 फेज का जो चुनाव गया है, तीसरा फेज भी काफी अच्छा जाएगा और निश्चित रूप से हम लोग निश्चिंत हैं और यहाँ महागठबंधन की सरकार बनेगी, पक्का बनेगी। IBN 7 संवाददाता आलोक वर्मा ने पटना के बख्तियारपुर से हालात का जायजा लिया। मुख्यमंत्री नीतीश कुमार यहीं से अपना वोट डालने वाले हैं।
बख्तियारपुर के +2 प्रोजेक्ट बालिका उच्च माध्यमिक विद्यालय का जो ये दृश्य आप देख रहे हैं, गुब्बारे और ये टेंट्स लगे हुए और रेड कारपेट बिछा हुआ, ये किसी शादी का मंडप या किसी और तरह के किसी समारोह या कार्यक्रम की तैयारी नहीं है, बल्कि ये एक पोलिंग बूथ है जहां आज बिहार के वर्तमान मुख्यमंत्री नीतीश कुमार इसी पोलिंग बूथ पर आज वोट डालने आएंगे। वो करीब 9 बजे चलेंगे पटना से और यहाँ आकर वोट करेंगे। आप देख सकते हैं कि किस तरह से गुब्बारों से, टेंट से और पर्दों से किस तरह सजाया गया है। यही नहीं, यहाँ पर सुरक्षा बलों की काफ़ी तादाद में तैनाती भी है और आप देख सकते हैं कि लाइटिंग भी इस तरह से की गई है जैसे किसी बहुत बड़े किसी फंक्शन या कार्यक्रम की तैयारी की जा रही हो। यहीं पे मुख्यमंत्री नीतीश कुमार आएंगे जहां पे वो वोट देंगे और उनके इंतजार में यहाँ काफ़ी संख्या में उनके जो फैंस हैं, उनके जो दीवाने हैं, वो इंतजार भी कर रहे हैं। और जिस तरह से सजावट की है, उसे लगता है कि ये निर्वाचन विभाग ने इस बार पहली बार नीतीश कुमार के लिए या फिर कहिए कि आदर्श पोलिंग बूथ के लिए एक तैयारी की है जो काबिल तारीफ है हालांकि, लेकिन काश सभी बूथ ऐसा होते जो वोटर को अट्रैक्ट करते हैं। कैमरा पर्सन अश्वनी के साथ आलोक वर्मा, बख्तियारपुर, IBN7। तीसरे चरण में 5 जिलों की 50 सीटों पर चर्चा करने के लिए हमारे साथ स्टूडियो में थोड़ी देर में जुड़ने वाले हैं फर्स्ट पोस्ट के एग्जीक्यूटिव एडिटर अजय सिंह। इस वक्त RSS के विचारक डॉक्टर राकेश सिन्हा हमारे साथ हैं और राजेंद्र नगर पटना से जुड़ रहे हैं हमारे संवाददाता अमिताभ सिन्हा। अमिताभ, ये बताइए कि अलग अलग बात करते हैं, पहले बीजेपी की दृष्टि से आज का यानी तीसरे चरण का चुनाव इतना महत्वपूर्ण क्यों है? देखिए, 2-3 चीजें साफ हैं। पहले 2 चरण का मतदान अगर आकाश देखें तो पहले 2 चरण के मतदान ऐसे इलाकों में हुए जहां पर आरजेडी जेडीयू का गठबंधन पिछले चुनाव में काफी खासा मजबूत था। वहां बीजेपी का काफी कुछ दांव पर लगा है। ऐसे में बीजेपी को लग रहा है अगर वहां सीटें उनकी कम भी आती हैं तो भरपाई इस तीसरे और चौथे चरण में करनी है। इस तीसरे और चौथे चरण का हाल ऐसा है कि यहाँ पिछले 2010 के विधानसभा चुनाव में बीजेपी की स्ट्राइक रेट सबसे ज्यादा थी। सबसे ज्यादा सीटें बीजेपी की इसी इलाके से, इसी 2 चरणों में आई थी, इन इलाकों से आई थी। तो जाहिर तौर पर बीजेपी का काफी कुछ इस चरण में दांव पर लगा है और बीजेपी ने काफी ताकत भी झोंकी है। प्रधानमंत्री आपको याद होगा 3 रैलियां कर चुके हैं। जिस तरह से वाद विवाद और बयानों का जुमलेबाजी का दौर चला है, ये भी जग जाहिर है कि किस पार्टी का कितना कुछ दांव पर है। आपने देखा होगा लालू प्रसाद यादव और मीसा भारती खुद सब प्रेस कॉन्फ्रेंस करने आ गए। तो जाहिर तौर पर पार्टी का काफी कुछ दांव पर लगा है बीजेपी का और काफी साख और नाक का सवाल है बीजेपी का, क्योंकि दिल्ली हार चुके हैं। अगर ये चुनाव हारते हैं तो काफी सवाल उठने लगेंगे नेतृत्व पर भी। और एक चीज और होगा कि एक चेहरा खड़ा हो जाएगा नीतीश कुमार का। तो जाहिर तौर पर एक बीजेपी के लिए ये चरण काफी महत्वपूर्ण और ये शहरी इलाकों में बीजेपी खासी मजबूत मानी जाती रही है पहले से भी और उन्हें उम्मीद है बीजेपी नेताओं को कि इस चरण में वो काफी अच्छा करने वाले हैं। राकेश सिन्हा जी, दावा तो महागठबंधन का ये है कि पहले 2 चरणों में महागठबंधन ने स्वीप किया है और इस बार भी करेंगे। वे लोग भविष्य पुराण पढ़ लिया है। भविष्य पुराण जानने वाले लोग क्या करते हैं, भविष्य की बात पहले ही बता देते हैं। अरे ये तो मत पेटी में बंद है और जब ये फैसला आएगा किसको कहाँ लीड मिल रही है। मैं इतना ही जानना चाहता हूँ, कहना चाहता हूँ कि देखिए, बिहार की जनता विकास के लिए मतदान करना चाहता है। बिहार के लोग पढ़ने के लिए बाहर जा रहे हैं, श्रम करने के लिए बाहर काम खोज रहे हैं। यह जो परिस्थिति आई है, इस पर बिहार ने आत्मचिंतन किया है। और मैं बता दूं, जब किसी चीज़ की एक समझ आ जाती है, 10 साल में विकास के बारे में बिहार को समझ आई कि हम बीमारू राज्य से बाहर निकल सकते हैं। और मैंने कहा कि लालू यादव का परिवार जिस ढंग से राजनीति कर रहा है, मीसा चुनाव हार चुकी थी, यह लालू यादव का ऐसी टेस्ट था। लालू यादव ने अपनी बेटी को फील्ड किया लोकसभा चुनाव से। लालू यादव ने पूरी ताकत झोंक दी, यादववाद का नारा दिया, लेकिन यादव डोमिनेटेड कॉन्स्टिट्यूंसी से चुनाव हार चुके थे। ऐसा नहीं कि लोकसभा चुनाव के बाद परिस्थितियां बदली हैं, लोगों का मन बदलाव के लिए है। लेकिन एक बड़ा सवाल है कि क्या लोकसभा चुनाव के बाद स्थिति बदली है? थोड़ा सा आपको यहाँ पे रोक रहा हूं क्योंकि एक महत्वपूर्ण और दिलचस्प विजुअल अभी स्क्रीन पर आपने देखा होगा। ये बख्तियारपुर पोलिंग स्टेशन का था। हर तरह की व्यवस्था कर रखी है, नक्सलियों की व्यवस्था कर रखी है, लेकिन आज वोटर बख्तियारपुर पोलिंग स्टेशन में बंदर के आतंक से परेशान है। यहां एक बंदर ने बुजुर्ग महिला पर हमला भी किया। देखिए हमारे सहयोगी आलोक वर्मा की रिपोर्ट।
वोटर पोलिंग सेंटर के ठीक बीचों बीच में बैठा ये बंदर जो है, इसने आज वोटरों में उस तरह की अफरा तफरी मचाई है जिसको देखकर खुद यहाँ के निर्वाचन अधिकारी भी काफी परेशान हैं। उनका ये कहना है कि यहाँ पर इसके पहले 1 घंटे पहले 2 लोगों को इंजर्ड कर चुका है और खास बात यह है कि वो दोनों पत्रकार थे। इसके अलावा जो आपको ये बता दूं कि निर्वाचन विभाग की तरफ से ये आदर्श पोलिंग सेंटर है और इस आदर्श पोलिंग सेंटर पे वो सारी सुविधाएं मौजूद हैं जो यहाँ पे बेसिक फैसिलिटीज होनी चाहिए, लेकिन इस बंदर से कई दिनों से इस पूरे मोहल्ले में इस बंदर ने आतंक मचा रखा हुआ है, लेकिन प्रशासन की तरफ से किसी तरह की कोई इंतजाम नहीं किया गया है। हालांकि यहाँ पर जो अधिकारी हैं उनका भी यही कहना है कि कोई इंतजाम नहीं हुआ है। अब मैं यहाँ पर पेट्रोलिंग मजिस्ट्रेट है मेरे साथ इसी पोलिंग सेंटर के, मैं उनसे बात करने की कोशिश करता हूँ और पूछता हूँ, सर ये बंदर जो है वो कब से यहाँ पर आपने सुना और किस तरह का आतंक? कल मैं 4 बजे इस बूथ पर आया तो उस समय से बंदर का आतंक इस बूथ पर फैला हुआ है, इस दोनों बूथ पर फैला हुआ है। और कल 8:30-9 बजे के बाद ये बंदर यहाँ से ओझल हो गए। अब फिर सुबह देखते हैं यहाँ पहुंचे हुए हैं। यहाँ पर हमारे 2 मीडिया कर्मी को भी इन्होंने नोच लिया, उनका मैंने उपचार करवाया। क्या कहूँ सर, क्या प्रशासन को खबर की थी आपने? प्रशासन को मैंने अपने हायर अथॉरिटी को तो कहा है, उन्होंने कहा कि वन विभाग को मैं खबर कर रहा हूँ, पता नहीं उनके वन विभाग वाले कब तक आएंगे। जरा सोचिए, वन विभाग को खबर कर दिया गया है, लेकिन यहाँ मतदाताओं में एक तरह से बहुत दहशत है और आप देखेंगे कि ये वोटर वोट देने की तरफ ध्यान देने की बजाय उस खौफ में ज्यादा हैं कि कहीं बंदर आके उनको काट न ले। कैमरा पर्सन अश्वानी के साथ आलोक वर्मा, बख्तियारपुर, IVN 7। ये काफी दिलचस्प विजुअल था, एक बार वापस स्क्रीन पर भी दिखाएंगे। अजय सिंह जी, दिल्ली के अंदर मंत्रालयों में मुश्किल रहा है बंदर का पार पाना। आदर्श पोलिंग बूथ में आज वोटर परेशान है, वोटर वहां लाइन में खड़े थे, उनमें से एक बुजुर्ग महिला को काट भी लिया बंदर ने। ये अजीब तरह की समस्या है। वैसे आप देखिए तो भारतीय समाज में मंकी के साथ रहना सीखा है और अगर आप जाएं तो सत्ता का जो शीर्ष वो है नॉर्थ ब्लॉक और साउथ ब्लॉक दिल्ली में, वहाँ दोनों जगह आपको बंदर मिलेंगे। और आज तक पिछले 20 साल से मैं देख रहा हूँ, लेकिन आज तक कुछ भी इसका एक रेमेडी जो होता है वो नहीं है। तो बिहार के गांव में है तो हमें कोई बड़ा आश्चर्य नहीं हो रहा है और हमें ये भी नहीं लग रहा है कि वहां से अच्छा, ये महिला देखिए, महिला का हाथ काट लिया इस बंदर ने, उसके बाद वोटर बिल्कुल डरे हुए हैं। ये देखिए ये बख्तियारपुर मतदान केंद्र है, आदर्श मतदान केंद्र है और यहाँ ये महिला वोट डालने आई थी और एक बंदर ने उन्हें काट लिया और बंदरों का आतंक इस जगह लगातार है। और मतदान के जो कर रहे हैं वहां पर करा रहे हैं अधिकारी, वो खुद भी परेशान है। वो कह रहे हैं कि वो आगे बता चुके हैं लेकिन अभी तक कोई मदद नहीं आई है। बिहार में तीसरे चरण का मतदान इस वक्त चल रहा है। हमारे साथ 2 खास मेहमान इस वक्त हैं। RSS के विचारक राकेश सिन्हा जी हमारे साथ हैं और फर्स्ट पोस्ट के एग्जीक्यूटिव एडिटर अजय सिंह हमारे साथ हैं। अजय जी, ये बताइए कि दांव पर एक तरफ लालू के परिवार की साख है, क्योंकि जो युवा नेता उनकी तरफ से 3 सामने आ रहे हैं, मीसा, तेज प्रताप और खासतौर पर तेजस्वी, ये एक तरफ है और दूसरी तरफ प्रधानमंत्री ने पूरी ताकत झोंकी है। जो भी हारेगा उसके लिए यहाँ स्टेक्स बहुत हाई हैं। हाँ, स्टेक्स, ये हाई स्टेक्स का इलेक्शन ही है। लालू जी का अगर आप देखें तो फैमिली में उनके पास ऑप्शंस बहुत हैं, 9 बच्चे हैं, तो अगर एक फेल होता है तो दूसरे को उतार दे रहे हैं वो। और लेकिन हमें लगता है कि लालू जी जो अपना पीक उनको मिलना था वो मिल चुका है, अब उसके बाद डिक्लाइन ही है। फैमिली कितना उसको ले पाती है। महागठबंधन तो दावा कर रहा है कि इस बार सबसे ज्यादा सीटें शायद लालू लेकर है। नहीं, ये हो सकता है, ये संभव है क्योंकि लालू जी का सोशल बेस ज़्यादा स्ट्रांग है और लोग के हिसाब से अगर आप देखें। लेकिन वो अगर बेस स्ट्रांग भी है तो 100 ही इलेक्शन, 100 सीट पे आप लड़ रहे हैं ना, तो 100 सीट पे इलेक्शन लड़ेंगे तो बहुत ज़्यादा सीट लाएंगे तो क्या होगा। तो लालू जी वैसे ही अपने उस वाले फेज में पीक उनका अटेन हो चुका है, अब पीक से डिक्लाइन ही होना है, तो हमें नहीं लगता है। और दूसरा, जहाँ तक आप बाकी लोग की बात करते हैं, पीएम की बात कर रहे हैं, तो पीएम के लेवल पे हाई स्टेक इलेक्शन है, लेकिन हमें नहीं लगता है कि बिहार के इलेक्शन में अगर कुछ होता है तो उनका जो ये 3 साल है
उस पर कोई फर्क पड़ेगा। राजनीति जरूर बदलेगी और राजनीति एज इट इज अगर आप देखें तो काफी चेंज हो चुकी है। राकेश सिन्हा जी, महागठबंधन की पूरी कोशिश ये है कि एक बार झटका लगा दिल्ली में और यहां अगर बीजेपी के विजय रथ को रोक दिया गया तो राष्ट्रीय परिदृश्य में जो राजनीति है वो भी काफी बदल जाएगी। देखिए, दिल्ली की स्थिति एकदम भिन्न थी और वहाँ चुनाव हारने के कारण भी अलग थे। लेकिन बिहार में एक बात आप जान लीजिए कि बिहार में भारतीय जनता पार्टी या जनसंघ ने कभी भी अपने बलबूते पर सरकार नहीं बनाई है। पहली बार यदि सरकार बनती है तो भारतीय जनता पार्टी अपने बलबूते पर ऐसा कुछ मित्र दलों के साथ सरकार बनाएगी। दूसरी बात मैं कहना चाहता हूँ, देखिए बिहार काफ़ी आगे बढ़ चुका है। हम परंपरागत रूप से बिहार को आंक रहे हैं, जांच रहे हैं और हमारे मन में इतनी पूर्वाग्रह बिहार के बारे में है, जातीय खांचों के बारे में, कि हम उससे बाहर नहीं निकल पाते हैं। जाकर आप जब लोग से निरपेक्ष होकर बात करते हैं तो हमें ऐसे युवा मिलते हैं जो कहते हैं हम जाति से उठकर डेवलपमेंट पर वोट देंगे। इसीलिए आप देखिए, महागठबंधन ने पहले तो जातीय ध्रुवीकरण की बात की। जब जातीय ध्रुवीकरण नहीं हुआ तो श्री गुरु जी का बंच ऑफ थॉट्स लेकर आ गए। अब बताइए इन चीज़ों का चुनाव पर क्या प्रभाव पड़ेगा। वे आरक्षण का गलत इंटरप्रिटेशन करने लगे। मोहन भागवत जी का जो बयान था जिसका सकारात्मक असर पड़ने वाला है लोगों पर, उसका उन्होंने गलत व्याख्या करनी शुरू कर दी। यह सब दिखाता है कि एक दो चीज़ें दिखाता है। एक तो चुनाव में डिस्कोर्स का स्तर नीचे गया, दूसरा महागठबंधन डिस्पैरेट है क्योंकि इसमें अस्तित्व का सवाल है, नीतीश कुमार का, लालू यादव का। दूसरी बात, एक कांग्रेस और लालू यादव में अंतर देखिए। कांग्रेस ने पहले बेटे का एक्सपेरिमेंट किया, अब बेटी का डिमांड हो रहा है। लालू यादव ने पहले बेटी का एक्सपेरिमेंट किया, अब बेटे को ला रहे हैं। तो ये बेटा बेटी की राजनीति बहुत दिनों तक देश में तेजस्वी यही तो कह रहे हैं, तेजस्वी कह रहे हैं वो एक सीमा होती जो है, बीजेपी और उनके साथी हैं ये नहीं देख रहे कि बीजेपी के अंदर भी परिवारवाद है, पीडीपी के अंदर परिवारवाद है, अकाली दल के अंदर परिवारवाद है। हमारे परिवार पे क्यों हमला कर रहे हैं और प्रधानमंत्री हमला कर रहे हैं, मुझे आश्चर्य है। तेजस्वी कह रहे हैं। नहीं, देखिए परिवारवाद की एक सीमा होती है। परिवारवाद तो है, मैं कह रहा हूँ ये बीमारी हर जगह आ चुकी है और इस बीमारी से निजात पाना चाहिए। स्वस्थ लोकतंत्र में परिवारवाद का महत्व नहीं होता है, कार्यकर्ताओं का महत्व होता है। आप अपने बेटे बेटी को टिकट देते हैं, कार्यकर्ता 20 साल 30 साल काम करता है, लेकिन कभी कभी ऐसी परिस्थितियाँ आ जाती हैं कि पार्टी बाध्य होती है, किसी राजनेता का दबाव होता है या उसका अपना एक चमत्कारिक व्यक्तित्व होता है कि अपना वोट अपने बेटे या बेटी को ट्रांसफर करे। लेकिन यहाँ पर एक परंपरागत देखिए वंशवाद होना और परिवार के किसी व्यक्ति को आगे बढ़ाने में एक अंतर है। लालू यादव या कांग्रेस की जो रणनीति है वो वंशवादी रणनीति है। यहाँ ऐसा नहीं है कि अचानक किसी बेटे को ला दिया बेटी को ला दिया, ऐसी स्थिति नहीं है। दोनों वह भी अस्वस्थ। डॉक्टर राकेश सिन्हा कह रहे हैं कि हमारा वंशवाद जो है, बीजेपी का वंशवाद, वो आरजेडी के वंशवाद से बेहतर है। जी हाँ, वो कुछ इसी तरह का है कि शर्ट आपकी हमारी शर्ट से अच्छी नहीं है या सफ़ेद ज़्यादा है। तो वाकई में इन बातों का कोई मतलब नहीं है। जैसा उन्होंने पहले भी कहा, वो एक्सेप्ट कर रहे हैं कि फैमिली को लाना ये दोष लगभग हर पार्टी में हो गया है और एक इंटेलेक्चुअल ऑनेस्टी है। वो ये मान रहे हैं कि हाँ बीजेपी में भी जहाँ है वो गलत है। जी बिल्कुल सही है, उन्होंने माना इस बात को, तो ये अच्छी बात है और ये एक इंट्रोस्पेक्शन पार्टी में भी होना चाहिए। पर अगर आप देखें तो हम दूर क्यों जाएं, अमेरिका में अगर आप देखिए तो अमेरिका में भी यही वाला रोग है। तो हम ये नहीं कह सकते हैं कि ये जो चीज़ है ये कोई इंडिया में अकेले हो रहा है, अमेरिका में भी हो रहा है। तेजस्वी यादव से आपसे थोड़ी देर पहले हमारी संवाददाता मारिया शकील ने बात की, आइए सुनते हैं क्या कह रहे हैं। बीजेपी रूलिंग स्टेट क्या हो रहा है, किसी के मुंह पे काली पोत दिया जा रहा है, कोई साहित्यकार अपना पुरस्कार वापस कर दे रहा है, कहीं दलितों को जला दिया जा रहा है। व्हाट इज दिस? वी आर विनिंग इन ऑल द फेजेस, देयर इज नो कंपटीशन एट ऑल। एज पर द टू फेजेस महागठबंधन इज विनिंग, इवन इन द थर्ड फेज वी आर इन अपर हैंड। अभी एक छोटा सा ब्रेक ले रहे हैं। अजय सिंह जी हमारे साथ हैं, डॉक्टर राकेश सिन्हा हमारे साथ हैं। तीसरे चरण के चुनाव के लिए मतदान इस वक्त जारी है। नहीं है, उन्होंने कह दिया कि हम लोग बैकवर्ड का कोटा काट के मुसलमान को 20% दे रहे हैं। इतना बड़ा घटिया बिलो बेल्ट प्रधानमंत्री जिसको संविधान का ज्ञान नहीं है, वो आदमी इस तरह का बात बोला, कम्युनल कार्ड खेला है। लोग समझ रहे हैं सब बातों को, सारे लोग जान रहे हैं। इसलिए कहीं भी इनको खाली पैर लौट के जाना है नरेंद्र मोदी को, भाजपा को, कितना भी गाल बजा दे। बैकवर्ड फॉरवर्ड के खिलाफ में क्या आपको लग रहा है कि ये कम्युनल कार्ड खेला? देखो ना, बात ये है ना, उन्होंने छेड़ा था और इनके गुरु गोलवरकर ने बंच ऑफ थॉट में लिखा है
कि पिछड़ा और दलित का रिजर्वेशन जातीय आधार पर नहीं होना चाहिए। इससे उच्च जाति के लोग नाराज होते हैं। कोई नहीं, बंच ऑफ थॉट में इस सबके गुरु गोलवलकर जी ने लिखा है कि काशी विश्वनाथ मंदिर में अगर कोई दलित नेता आवे तो उसको खदेड़ दो मंदिरों से। तो ये सारी बात पकड़ में आ गई, अपने गुरु के एजेंडा को लागू करना चाहते थे। दबा रहे हो तो अब ये इतना बड़ा नर्वस है कि बोल के कहे कि लालू नीतीश पिछड़ा लोग का रिजर्वेशन काट के दे रहे। कौन काट देगा? किसकी हिम्मत है धरती पर? भारत के संविधान और सुप्रीम कोर्ट ने बार बार कहा है, शेड्यूल ट्राइब का संविधान में है और ओबीसी का, तो ये बिल्कुल इस आदमी पर कोई विश्वास नहीं। लेकिन ये कह रहे हैं कि नीतीश कुमार और लालू दोनों बैठ करके मिलते हैं और दोनों कौन कितना चाटा मारे, इसके बारे में लोग मीटिंग करते हैं। आप देख रहे हैं, आप भी लगता है कि मोमबत्ती जला के देख रहे हैं। फालतू दोनों बेटे नीतीश और हमसे इस तूफान में भेंट भी नहीं हो रहा है। अच्छा, आपके दोनों बेटे इस बार चुनाव लड़ रहे हैं, क्या लगता है कि ये एक दोनों बेटे चुनाव लड़ रहे हैं? शत्रु है नरेंद्र मोदी। दोनों बेटे चुनाव लड़ रहे हैं, क्या उम्मीद कर रहे हैं? सब जीत रहा है, सब तूफान में चलो, हमारा बेटे का सवाल है, सब जीत रहा है। लालू जी वो यार विकास के मुद्दे पे जनता के बीच गई है। आज की डेट में भी हम विकास के ऊपर हम लोग लंबा चौड़ा भाषण देते हैं, जनता को बताते हैं, लेकिन प्रधानमंत्री जी कहीं ना कहीं बहुत पर्सनल हो रहे हैं, पर्सनल अटैक कर रहे हैं। जो बातें वो लोकसभा चुनाव के समय कह के गए उसको तो वो छूना भी नहीं चाहते, उस पर चर्चा ही नहीं करना चाहते हैं। एक के बाद एक लगातार